हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा यह जो वीडियो है इस चैप्टर का तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैं ऑलरेडी इस चैप्टर का 2 और वीडियो बना रखा हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आप लोगों ने वो दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखेंगे, फिर इस वीडियो को देखेंगे, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वो जो दोनों वीडियो है पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें मैं पैराग्राफ नंबर 1 से लेके 12 तक यानी 12 तक पढ़ा रखा हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग पैराग्राफ नंबर 13 से आगे पढ़ेंगे। देखिए, इसमें लिखा गया है 13 नंबर पैराग्राफ में, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants। यानी ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, ये जो आधुनिक सभ्यता है, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन को यूरोपियन सिविलाइजेशन और इसको वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी पश्चिमी सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, इसका जो डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक है यानी इसका जो विशेषता है वह क्या है? इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी मानव का जो चाहत होता है, मानव का जो इच्छा होता है, इसको ना अनिश्चित तक इसको बढ़ाना। ठीक है, इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है अनिश्चित बहुलता। यानी इसकी विशेषता क्या मॉडर्न सिविलाइजेशन का कि एकदम अनिश्चित तक इंसान की चाहतों को ना बढ़ाते जाता है, ह्यूमन वांट्स को ना अनिश्चित तक एकदम मतलब बहुत आगे तक सिर्फ बढ़ाते जाता है, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। और ये किसकी विशेषता है? मॉडर्न सिविलाइजेशन की। आइए इसको हम लोग ऐसे एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे में आज मेरे पास 200 रुपया है तो मेरी ना और भी ख्वाहिश बढ़ जाएगी, काश मुझे 400 हो जाता, 500 हो जाता, 600 हो जाता, 700 हो जाता, मतलब बहुत सारे मेरे पास पैसे हो जाते हैं। इसी को कहते हैं ह्यूमन वांट्स। क्या कहते हैं? ह्यूमन वांट्स कहते हैं। तो ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, इसकी ना यही विशिष्ट विशेषता है कि ये जो है ना आदमी के चाहत को यानी ह्यूमन वांट्स को अनिश्चित समय तक मतलब बहुत ज़्यादा गुना तक बढ़ाते रहता है, अनिश्चित तक बढ़ाते रहता है। यही मॉडर्न सिविलाइजेशन की विशेषता है। आगे समझते हैं इसमें क्या बताया गया है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज़ एन इम्परेटिव रेस्ट्रिक्शन अपॉन एंड ए स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज वांट्स। देखिए, यहाँ पे एंशिएंट सिविलाइजेशन लिखा गया है। एंशिएंट सिविलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं प्राचीन सभ्यता। और ये जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है, ये भारतीय सभ्यता यानी इंडियन सिविलाइजेशन को ही एंशिएंट सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तब भारतीय सभ्यता की क्या विशेषता है इसके बारे में बताया गया है। तो भारतीय सभ्यता की जो विशेषता है, एन इम्परेटिव रेस्ट्रिक्शन। इम्परेटिव का मतलब होता है जरूरी, अनिवार्य, और रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? प्रतिबंध। तो ये जो है भारतीय सभ्यता, ये ना अनिवार्य प्रतिबंध लगाता है किस पे? तो ये जो वांट्स है, ये जो मानव की जो चाहत है उस पे ना ये रेस्ट्रिक्शन लगाता है, मतलब प्रतिबंध लगाता है। स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग, और सख्त, ये रेगुलेटिंग का मतलब होता है विनियमन। क्या होता है? विनियमन। लेकिन यहाँ पे हम समझेंगे रोक, यानी स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग का मतलब होता है सख्त रोक लगाता है। यानी इंसान का जो चाहत होता है, इंसान की जो ख्वाहिश होती है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इनडिफिनिट तक मतलब अनिश्चित तक बढ़ाने का काम करता है। लेकिन अपना जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है, अपना जो भारतीय सभ्यता है, वह जो है ना इन वांट्स पे ना स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग मतलब सख्त रोक लगाता है, इम्परेटिव रेस्ट्रिक्शन यानी प्रतिबंध लगाता है, ज़रूरी प्रतिबंध लगाता है। यानी अपना जो भारतीय सभ्यता है वो इंसान की जो चाहत है उसको बढ़ाता नहीं है, उसकी ख्वाहिश को बढ़ाता नहीं है, उसके मन में लालच नहीं डालता है। लेकिन जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वह इंसान के मन में लालच डालने का काम करता है और उसकी ख्वाहिश को अनिश्चित तक बढ़ाते चल जाता है। और इंसान जो होता है अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, अपनी चाहत को पूरा करने के लिए कुछ भी कर बैठने को रेडी रहता है। देखिए आगे इसमें क्या लिखा गया है। द मॉडर्न और वेस्टर्न इंसेसेबलनेस एराइजेज रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन ए फ्यूचर स्टेट एंड देयरफॉर आल्सो इन डिविनिटी। देखिए, ये जो फिर मॉडर्न और वेस्टर्न जो कहा गया है, ये किसके लिए बोला गया है? आधुनिक सभ्यता
और पश्चिमी सभ्यता के लिए बोला गया है। जो क्या करता है, उसका काम क्या है, मॉडर्न और वेस्टर्न सिविलाइजेशन का काम क्या है, चाहतों को बढ़ाना। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है, मॉडर्न और वेस्टर्न इनसेसेबलनेस, यानी पश्चिमी सभ्यता को और आधुनिक सभ्यता को जो मानने वाले लोग हैं उनके अंदर जो इनसेसेबलनेस मतलब उनके अंदर जो लालच पैदा होता है, एराइजेस मतलब होता है पैदा होना या उत्पन्न होना, उनके अंदर जो बेचैनी पैदा होती है, उनके अंदर जो लालच पैदा होता है, उसके अंदर जो अतृप्ति पैदा होता है, उसका कारण क्या है कि वो लोग जो है फ्यूचर स्टेट मतलब भविष्य में विश्वास नहीं करते हैं, भविष्य में उनको फेथ यानी विश्वास नहीं होता है, और ना ही उनको डिविनिटी और ना ही उनको भगवान की शक्ति में, ना ही उनको गॉड में यानी ईश्वर में विश्वास होता है। इसीलिए उनके अंदर ये बेचैनी पैदा हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, पश्चिमी सभ्यता को मानने वाले जो लोग हैं उनको भगवान में विश्वास नहीं है, डिविनिटी में विश्वास नहीं है, उनको फ्यूचर यानी भविष्य जो होता है उसमें भी विश्वास नहीं है। इसीलिए उनके अंदर क्या होता है, बेचैनी पैदा हो जाती है और वो हड़बड़ाते रहते हैं, उनके मन में एकदम लालच ढुक जाता है, उनका मन जो सेटिस्फाइड नहीं होता है, वो संतुष्ट नहीं रहता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एक एग्जांपल देना चाहेंगे। मान लीजिए एक कमज़ोर इंसान है और एक जो है बहुत मजबूत इंसान है, और वो मजबूत इंसान किसी कमज़ोर इंसान को आज सता रहा है, मार रहा है, पीट रहा है। तो कमज़ोर इंसान ना भगवान में विश्वास रखता है और सोचता है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब भगवान इसकी सज़ा इसको ज़रूर देंगे, यानी जो ताकतवर इंसान है, जो कमज़ोर इंसान को सता रहा है, एक दिन ऐसा आएगा जब भगवान उसको उसकी सज़ा देंगे। इसीलिए हम जो भारतीय लोग हैं हमारे मन में विश्वास रहता है और हम लोग जो है हमारे मन में बेचैनी नहीं रहता है। देखिए आगे इसमें क्या लिखा गया है, द रिस्ट्रेन ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन एराइजेस फ्रॉम ए बिलीफ। देखिए इसके हिंदी को समझते हैं। यहाँ पे फिर एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन बोला जाता है भारतीय सभ्यता को। एंशिएंट मीन्स होता है प्राचीन यानी पुरानी, और ईस्टर्न मीन्स होता है पूर्वी, यानी ये जो प्राचीन और ये जो पूर्वी सभ्यता है, इसका जो रिस्ट्रेन है मतलब इसका जो संयम है, मतलब इसके अंदर जो संतुष्टि है, मतलब वो एराइजेस मतलब वो जन्म लेती है, उत्पन्न होती है फ्रॉम ए बिलीफ मतलब विश्वास से। मतलब कौन से विश्वास से, ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ्स, मतलब हम लोग जो है खुद पे तो विश्वास करते ही हैं, लेकिन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ्स मतलब हमारे ऊपर जो विश्वास है उसके अलावा इन ए फ्यूचर स्टेट हम लोग भविष्य में भी यकीन करते, विश्वास करते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिवाइन पावर, और भगवान की जो शक्ति होती है उसमें भी हम लोगों को विश्वास है। इसीलिए हमारे अंदर जो रहता है ना वो रिस्ट्रेंट रहता है, मतलब संयम है हमारे अंदर संतुष्टि है। लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी पश्चिमी सभ्यता को मानने वाले जो लोग हैं उनके अंदर क्या है, इनसेसेबलनेस है, मतलब उनके अंदर बेचैनी है, अतृप्ति है, और हमारे अंदर क्या है, रिस्ट्रेंट है, मतलब संयम है। क्या है, संयम है। क्यों संयम है, क्योंकि हम लोग भगवान में यकीन करते हैं, हम लोग भविष्य में मतलब भविष्य जो होता है, फ्यूचर जो होता है उसमें भी यकीन रखते हैं। लेकिन ये जो पश्चिमी सभ्यता को मानने वाले जो लोग हैं उनको भविष्य में नहीं विश्वास है और ना ही भगवान में विश्वास है। फ्रेंड्स, ये 13 नंबर पैराग्राफ था। मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर इसमें आपको दिक्कत हुई होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आइए फ्रेंड्स, अगला पैराग्राफ नंबर 14 पढ़ते हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है। पैराग्राफ नंबर 14 में बोला जा रहा है, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेजिस्ट। देखिए इसमें लिखा गया है सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स, मतलब कुछ तत्कालिक, इमीडिएट मतलब होता है तत्कालिक, एंड ब्रिलियंट का मतलब होता है शानदार। तो कुछ तत्कालिक और शानदार रिजल्ट्स, परिणाम किसके, तो मॉडर्न इन्वेंशंस मतलब ये जो आधुनिक जो आविष्कार है इसके कुछ तत्कालिक और शानदार जो परिणाम है। टू मैडनिंग मतलब यह इतना भयावह है, मतलब यह इतना डरावना है। टू रेजिस्ट मतलब इसको रोका नहीं जा सकता है। यानी ये जो मॉडर्न इन्वेंशंस है, ठीक है, मतलब आधुनिक जो खोज है, आधुनिक जो आविष्कार है, मतलब इसके जो रिजल्ट है, इसके जो परिणाम है, कौन से परिणाम, तत्कालिक और शानदार। इसके जो तत्कालिक और शानदार जो परिणाम है वो इतने मैडनिंग है, मतलब वो इतने भयावह है, इतने डरावना है कि इसको ना रोका नहीं जा सकता है। रेजिस्ट मतलब होता है रोकना। देखिए आगे क्या लिखा गया है,
बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेजिस्टेंस। देखिए महात्मा गांधी कहते हैं बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, लेकिन मुझे थोड़ा सा भी डाउट नहीं है। किस लिए डाउट नहीं है? दैट की द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेजिस्टेंस, लेकिन इंसान का जो विक्ट्री है, इंसान का जो विजय है, इंसान का जो सफलता है वह लाइज करता है, वह निहित है दैट रेजिस्टेंस, मतलब इस प्रतिबंध में ही, इस रोक में ही। फ्रेंड्स आपको ये बात समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मतलब हमारे जो महात्मा गांधी है वो ना प्रतिबंध लगाते हैं, रेजिस्टेंस यानी प्रतिबंध लगाते हैं, हम लोग को रोकते हैं। किस लिए? तो मतलब नए नए वस्तुओं को खोजने के लिए, मतलब भौतिकवाद के रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए। और वो जो हमें रेजिस्टेंस करते हैं, हमको जो रोकते हैं, उनको ना पूरा यकीन है, उनको पूरा यकीन है, थोड़ा सा भी डाउट नहीं है, यानी उनको पूरा विश्वास है कि इंसान का ना जीत इस प्रतिबंध में ही निहित है। अगर वह अपनी वांट्स को बढ़ाएगा नहीं, अपनी चाहतों को बढ़ाएगा नहीं, वह नए नए वस्तुओं के खोज के पीछे नहीं पड़ेगा, तो उसका ना विक्ट्री, उसका जीत निश्चित है। देखिए आगे इसमें क्या बोला जा रहा है, वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंटरी प्लेजर। देखिए हम लोग जो है ना अभी एक डेंजर, मतलब एक खतरे की स्थिति का सामना कर रहे हैं। और वो खतरे की स्थिति क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? बार्टरिंग अवे कर रहे हैं। बार्टरिंग अवे का मतलब क्या होता है? अदला बदली करना या बेचना। ठीक है, बार्टरिंग अवे का मतलब क्या होता है? अदला बदली करना या बेचना। जैसे में कोई सामान ही बेचा जाता है तो पैसा दिया जाता है और वस्तु लिया जाता है, वैसे ही यहाँ पे अदला बदली की जा रही है। किस चीज़ से? तो जो ये परमानेंट गुड है, यानी जो ये अस्थाई जो वस्तु है, इसको ना मतलब चेंज किया जा रहा है। किससे? मोमेंटरी प्लीजर से, यानी क्षणिक सुख से, यानी क्षणिक सुविधा से इसको ना अदला बदली किया जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स हम लोग जो है मोमेंटरी प्लीजर यानी थोड़ी सी खुशी के चलते जो परमानेंट गुड है, जो हमेशा हमें खुशी देगा, उसको ना क्या कर रहे हैं? बार्टरिंग अवे कर रहे हैं, मतलब खुद से दूर कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, खुद से अलग कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। जैसे में एक स्टूडेंट जो होता है, एक विद्यार्थी जो होता है, वो ना क्षणिक सुख के लिए, मतलब थोड़ा सा उसको मज़ा आ जाए, इसलिए वह गाना सुनता है, मूवी देखता है, वीडियो देखता है फ़ोन में। लेकिन इसको देखने से वह सम टाइम के लिए, कुछ समय के लिए खुशी मिलेगी, लेकिन उसी समय का वह यूज करके, प्रयोग करके अगर वह पढ़ाई करता है, अच्छे तरीके से शिक्षा हासिल करता है, तो उसको ना पढ़ाई के बदले जो चीज़ मिलेगा वो हमेशा के लिए उसे खुशी देगा। लेकिन ये जो वीडियो देखता है, गाना सुनता है, इससे क्या, और खेलने के लिए चला जाता है, इससे क्या, मतलब कुछ समय के लिए खुशी मिलती है। तो वही बात इसमें बोला गया कि हम लोग ना बड़ा बेवकूफ़ वाला काम कर रहे हैं कि मोमेंटरी प्लीजर यानी क्षणिक सुख के लिए, जो परमानेंट गुड है, जो हमेशा के लिए खुशी देने वाला है, उसको बार्टरिंग अवे कर रहे हैं, मतलब खुद से दूर कर रहे हैं। फ्रेंड्स 14 नंबर अगर समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट करेंगे, मैं ज़रूर समझाऊंगा। दोबारा इसका वीडियो में बना के अपलोड करूंगा, चाहे जो वर्ड समझ में नहीं आएगा उसका मैं हिंदी लिख के कमेंट में बता दूंगा अगर दिक्कत होगा तो। आइए अब अगला पैराग्राफ नंबर 15 देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल, सिमिलरली Hinduism has made still more marvelous discoveries in things of religion, of the spirit, of the soul। इसके हिंदी को समझते हैं। Just as in the West they have made wonderful discoveries in things material, मतलब जिस प्रकार से ये जो पश्चिमी सभ्यता को पालन करने वाले जो लोग हैं वो वंडरफुल यानी शानदार खोज किए हैं, मतलब वह शानदार अद्भुत वस्तुओं की खोज किए हैं। सिमिलरली बिल्कुल उसी तरह हिंदुज़्म हैज़ मेड स्टिल मोर मार्वलस डिस्कवरीज, वैसे ही ये जो हिंदुज़्म है, ये जो हिंदू धर्म है, इसने भी खोज किया है, और वो भी खोज जो है ना बड़ा मार्वलस यानी अद्भुत खोज है, मतलब बड़ा शानदार खोज है। इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, तब हिंदू धर्म ने किस चीज़ का खोज किया है? रिलीजन धर्म का। ऑफ द स्पिरिट आत्मा का। ऑफ द सोल और आत्मा के चीज़ों का। मतलब आइए इसके हिंदी को समझते हैं दोबारा ही। इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार वेस्टर्न यानी पश्चिमी सभ्यता को मानने वाले जो लोग हैं मटेरियल का खोज किए हैं, थिंग का खोज किए यानी वस्तुओं का खोज किए हैं, शानदार वस्तुओं का खोज किए हैं। सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही
हिंदू धर्म के जो लोग हैं, हिंदू धर्म के जो मानने वाले लोग हैं, उन्होंने भी बहुत शानदार खोज किया है। और वो खोज क्या है? धर्म का खोज है, आत्मा का खोज है और आत्मा के चीज़ों का खोज है। फ्रेंड्स, ये 15 नंबर पैराग्राफ था। अब 16 नंबर देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। इसमें लिखा गया है, बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। लेकिन हमारी जो नज़र है इन महान और शानदार खोज पे बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हमारे जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, भारतीय सभ्यता को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने भी बहुत शानदार खोज किया है। मतलब बहुत ही ज़्यादा महान और शानदार खोज किया है, लेकिन उस पर हमारी नज़र नहीं है, उस पर हमारी आँखें ही नहीं जा रही है। We are dazzled by the material progress that Western science has made. We are dazzled मतलब हम लोग ना चकित हो गए हैं। क्यों चकित हो गए हैं? वेस्टर्न साइंस हैज़ मेड, क्योंकि जो पश्चिमी जो विज्ञान है उसने क्या किया है? मटेरियल प्रोग्रेस मतलब भौतिक जो विकास किया है ना, उसको देख कर ना हम लोग क्या हो गए हैं? डेजर्ट यानी चकित हो गए हैं। यानी जो पश्चिमी जो विज्ञान है इसने नए नए वस्तुओं का खोज किया है, मटेरियल प्रोग्रेस किया है मतलब भौतिक तरक्की किया है, और इसी को देखने में हम लगे हुए हैं। और हम लोग जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट खोज किए हैं उस पर हमारी नज़र नहीं है, उसको हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। देखिए आगे क्या कहते हैं महात्मा गांधी, आई एम नॉट इनेमोर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस, इन फैक्ट इट ऑलमोस्ट सीम्स एज दो गॉड इन हिज विजडम हैज़ प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम progressing along those lines so that it might fulfill its special mission of resisting the onrush of materialism। आइए इसके हिंदी को समझते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं, महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि ये जो वेस्टर्न साइंस है, जो पश्चिमी जो विज्ञान है, इसने जो मटेरियल प्रोग्रेस यानी भौतिक तरक्की की है उससे ना हम लोग चकित हो गए हैं, लेकिन हम लोग उससे ना, आई एम नॉट इन ए मॉड, लेकिन हम लोग उससे मोहित नहीं हुए हैं। ऑफ दैट प्रोग्रेस मतलब ये जो तरक्की है उसका, उससे हम लोग इन ए मॉड मतलब मोहित नहीं हुए हैं। इनफैक्ट वास्तव में इट ऑलमोस्ट सिम्स मतलब वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है, दो गॉड इन हिज विजडम हैज़ प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग along दोज लाइन्स। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है जैसे भगवान ने अपनी बुद्धि से मतलब इंडिया को, भारत को रोका है इस लाइन पे आगे बढ़ने के लिए। यानी भौतिकवाद के रास्तों पर आगे बढ़ने से हमें भगवान ने रोका है, ऐसा प्रतीत होता है। कौन कहते हैं? महात्मा गांधी कहते हैं। देखिए आगे फिर क्या लिखा गया है, सो दैट इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन ऑफ रेसिस्टिंग द ऑनरस ऑफ मटेरियलिज्म। देखिए अगर हम लोग मटेरियल के रास्तों पर अलग मतलब आगे नहीं बढ़ेंगे, मतलब भौतिकवाद के रास्तों पे आगे नहीं बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि हम लोगों को भगवान ने एक स्पेशल मिशन के लिए मतलब एक ख़ास मिशन के लिए भेजा है, और वो मिशन क्या है? ऑफ रेजिस्टिंग द ऑनरस ऑफ मटेरियलिज्म, यानी भौतिकवाद के आक्रमण को रेसिस्ट करना मतलब रोकना। यानी हम लोग का ना एक स्पेशल मिशन है, और वो स्पेशल मिशन क्या है कि ये जो भौतिकवाद का जो आक्रमण है ना उसको रोकना। क्या करना? उसको रोकना। इसीलिए हम लोग मटेरियल के रास्तों पे, भौतिकवाद के रास्तों पे आगे नहीं बढ़ते हैं, और भगवान ने हमें रोका है कि आपको भौतिकवाद के रास्तों पे आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि हम लोग को अपना स्पेशल मिशन पूरा करना है। और वो स्पेशल मिशन क्या है? तो मतलब भौतिकवाद के आक्रमण को रोकना। आइए पैराग्राफ नंबर 17 यानी 17 देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है, आफ्टर ऑल there is something in Hinduism that has kept it alive up till now। आफ्टर ऑल यानी आखिरकार, देयर इज समथिंग इन हिंदुज़्म मतलब हिंदुज़्म में यानी हिंदू धर्म में समथिंग मतलब कुछ तो है, दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, जो जिसको अभी तक इसको जीवित रखा है। यानी हिंदू धर्म में कुछ तो है जो इसको अभी तक क्या रखा है? जीवित रखा है। इट हैज़ विटनेस द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, पर्सियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन। मतलब भारत जो है मतलब देखा है, क्या देखा है? तब पतन को। किसके पतन को? तब बेबीलोनियन का, सीरियन का, पर्सियन का और मिस्र की जो सभ्यता, इसके पतन को देखा है भारत ने। उसके बावजूद भी ये अभी तक जीवित है, मतलब उसके बावजूद भी इसमें कोई परिवर्तन, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। कास्ट ए लुक अराउंड मतलब आप अपने चारों तरफ नज़र डालो। वेयर इज़ रोम, रोम कहाँ है? एंड वेयर इज़ ग्रीस, ग्रीस कहाँ है? कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली,
कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर, क्या आपको कहीं मिल सकता है। इटली ऑफ गिबॉन, मतलब ये जो इटली, गिबॉन का इटली आपको कहीं मिल सकता है। और रैदर द एंशियंट रोम, आपको प्राचीन रोम कहीं मिल सकता है। रोम का कोई अस्तित्व है। फॉर रोम वाज इटली, आपको इटली कहीं मिल सकता है। यानी इटली जो कंट्री था वो आपको कहीं पे देखने को मिलेगा। इटली की कोई सभ्यता देखने को मिलेगा, रोम का कोई सभ्यता आपको देखने को मिलेगा, आपको गिबॉन कहीं पे देखने को मिलेगा। ये सब का नाश हो गया, क्योंकि ये सब जो है ना पश्चिमी सभ्यता का पालन किया था, पश्चिमी सभ्यता का देखा देखी आगे बढ़ने की कोशिश की थी। आइए फ्रेंड्स अगला पैराग्राफ नंबर 18 देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है गो टू ग्रीस वेयर इज़ द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, मतलब आप ना ग्रीस जाओ और वहाँ पे देखो कि वर्ल्ड फेमस यानी दुनिया का जो सबसे प्रसिद्ध एटिक सिविलाइजेशन था वह कहाँ है। देन कमिंग टू इंडिया, उसके बाद इंडिया भारत आओ। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स एंड देन लुक अराउंड यू एंड यू वुड बी कॉन्स्टेंट टू से येस आई सी देयर हियर एंशियंट इंडिया स्टिल लिविंग। देखिए ये कहते हैं कि तुम ग्रीस जाओ, कहाँ जाओ, मतलब ग्रीस जाओ और वहाँ का जो सबसे फेमस जो सिविलाइजेशन था एटिक सिविलाइजेशन उसको खोजो। उसके बाद इंडिया में आओ, लेट गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स, और यहाँ का जो प्राचीन रिकॉर्ड्स है उसको देखो। एंड द लुक अराउंड, और अपने चारों तरफ देखो। एंड यू वुड बी कॉन्स्टेंट, और आप ना बाध्य हो जाओगे टू से, मतलब यह बात कहने के लिए येस आई सी हियर एंशियंट इंडिया स्टिल लिविंग, आप ना ये बात कहने के लिए बाध्य हो जाओगे, कॉन्स्टेंट हो जाओगे कि हाँ यहाँ पे प्राचीन जो इंडिया है, प्राचीन जो भारत है अभी भी जीवित है। यानी आप कहीं भी जाओ उसका जो प्राचीन सभ्यता था देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपने इंडिया में आओगे तो अपना प्राचीन सभ्यता देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं ये जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है उसका ये पार्ट 3 वीडियो था। इसमें मैं पैराग्राफ नंबर 18 यानी 18 तक ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाओगे। आप लोग यहाँ तक अच्छे तरीके से पढ़ोगे, अगर दिक्कत होगा तो आप मुझसे पूछना, कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूँगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। मिलते हैं इस चैप्टर के 4th पार्ट यानी पार्ट 4 वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।